हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल बहल, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर सिंस 10 ईयर्स। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक विमानस्थान अध्याय नंबर 8, रोग भिषक जीत्यम अध्याय। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस का जो रेगुलर नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर ऑटोमेटिकली मिलता रहे। आप अच्छे से तैयारी करें एंड आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो, हमारा कोई भी लेक्चर मिस ना हो एंड आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चरक विमानस्थान 8, रोग भिषक जीत्यम अध्याय। इसमें शास्त्र की परीक्षा के बारे में बताया गया है। शास्त्र की परीक्षा यानी कि सिलेक्शन ऑफ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। शास्त्र के 18 गुण होते हैं, ठीक है। पुनरोक्त दोष ना हो, सूत्र भाष्य संग्रह सुप्रणीत हो एंड इस तरह से आचार्य चरक संहिता में इसका वर्णन है। पुष्कला अभिधानम मतलब कि इसको डिटेल से बताया गया हो। त्रिविध शिष्य बुद्धि मतलब कि इजी टू रीड, हर प्रकार की बुद्धि के लिए जो जैसे नॉर्मल बुद्धि होती है, तीव्र बुद्धि होती है, मूर्ख बुद्धि होती है, त्रिविध शिष्य बुद्धि, तीनों टाइप्स की बुद्धि के लिए इजी टू रीड हो, अर्थ बहुल्यम हो, आप्तजन से पूजित हो, लक्षणवत उदाहरणवत हो एंड इसके अलावा अनवपतित शब्द, ठीक है, मतलब कि जिसमें ग्राम्य भाषा या लेमन लैंग्वेज जो है इसका प्रयोग ना हुआ हो। इस तरह से उन्होंने जो शास्त्र है उसके गुण बताए हैं, बट टोटल गुण इसके 18 होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं कुछ रिपीट कर देती हूँ इसको। पुनरुक्त दोष ना हो मतलब एक ही बात को बार बार ना कहा गया हो। सूत्र भाष्य संग्रह सुप्रणीत हो और पुष्प कला विधानम मतलब डिटेल में बताया गया हो। त्रिविध शिष्य बुद्धि के लिए इजी टू रीड एंड इजी टू अंडरस्टैंड हो एंड अर्थ बहुल्यम हो, आप्तजन से पूजित हो, लक्षणवत उदाहरणवत हो, अनवपतित शब्द, ठीक है, अनवपतित शब्द लेमन लैंग्वेज ग्राम्य भाषा का प्रयोग ना किया गया हो। इसके बाद आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 25 में अग्रह में क्या कहा था? शास्त्र अधिगम हेतनाम श्रेष्ठम। शास्त्र अधिगम हेतनाम श्रेष्ठम किसको कहा है उन्होंने? आचार्य को। आचार्य की परीक्षा जो है वो किस तरह से की जाती है? शास्त्र के मर्मों से अच्छी प्रकार से जो परिचित हो, ठीक है। इसके लिए जो शब्द है वो क्या है? पर्यवदात श्रुतम, जिसने शास्त्र को अच्छी तरह से सुना हो, शास्त्र के मर्म यानी कि कंसेप्ट को जो अच्छी तरह से समझता हो, अच्छी तरह से उससे परिचित हो। परिदृष्ट कर्मणानम मतलब कि प्रीदृष्ट कर्मणानम चिकित्सा के जो प्रैक्टिकल कर्म है, वर्क है, उसको देखा हो। शुचि, ठीक है, चितहस्त हो एंड उपक्रमवत जिसके पास ऑल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हों। एंड इसके अलावा क्या बताया है और आचार्य की परीक्षा में जो प्रकृतिज्ञ स्वभाव को जानने वाला हो, प्रतिज्ञ कर्तव्य को जानने वाला हो, अनुपस्कृत विद्या मतलब कि अविकृत विद्या वाला हो एंड क्लेश सहने वाला शिष्य वत्सल हो एंड ज्ञापन समर्थ इजी वे ऑफ लर्निंग अपने विषय को बताने में जो सक्षम हो इन इजी वे, सो दैट स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड इन इजी वे। ऐसे आचार्य शिष्य को वैसे ही सभी गुणों से शीघ्र युक्त करता है जैसे ऋतुकालीन जो मेघ होता है जोते हुए खेत को अन्न से संपन्न करता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स दिए हैं। मैं रिपीट करती हूँ, जो आचार्य की परीक्षा है वो क्या होनी चाहिए कि जो पर्यवदत्त श्रुतम जिसने शास्त्र के मर्मों को अच्छी प्रकार से जाना हो, उससे परिचित हो। परिदृष्ट कर्मणानम जो चिकित्सा के कर्म को देख चुका हो। शुचि जो हाइजीनिक हो। उपक्रमवत जिसके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हों। प्रकृतिज्ञ स्वभाव को जानने वाला हो। प्रतिपत्तिज्ञ कर्तव्य को जानने वाला हो। अनुस्वकृत विद्या, ठीक है, इसका मतलब है कि अविकृत विद्या वाला हो। क्लेश सहनन शिष्य वात्सल और ज्ञापन समर्थ, ठीक है, जो अपने विषय को आसानी से समझा सके। ऐसे आचार्य को उस मेघ से, ऋतुकालीन मेघ से कंपेयर किया गया है जो जोते हुए खेत को अन्न से संपन्न कर देता है। वैसे ही वह अपने शिष्य को पढ़ाकर उसे शीघ्र ही सभी गुणों से युक्त कर देता है। शास्त्र ज्ञान का जो साधन है वो क्या है? इसके 3 साधन हैं। इसमें मेनली हम शास्त्र ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। अध्ययन,
अध्यापन एंड तद्वित संभाषा। ठीक है, शास्त्र ज्ञान हम 3 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, अध्ययन, अध्यापन एंड तद्वित संभाषा। स्वस्थ मतलब कि जो इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है कल्ले या विचार, ये पॉइंट आप छोड़ दीजिए। अच्छा, जो अध्यापन है वो कब करना चाहिए? उत्तरायण काल में, शुक्ल पक्ष में। और जो स्टूडेंट होता है उसके वस्त्र कौन से कलर के होने चाहिए? कषाय वस्त्र होने चाहिए, मतलब गेरुआ रंग। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि स्टूडेंट के जो वस्त्र होने चाहिए कौन से कलर के होने चाहिए, एंड व्रणी पुरुष के वस्त्र जो होने चाहिए कौन से कलर के होने चाहिए। तो जो शिष्य है उसके कषाय वस्त्र गेरुआ, एंड व्रणी पुरुष के श्वेत वस्त्र। उपनयन संस्कार का इसमें वर्णन किया गया है इस चैप्टर में, चरक विमान स्थान 8। हवन सामग्री में जो हवन सामग्री होती है वो शिष्य लाता है। जो हवन होता है इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, जो हवन है वो 4 हाथ लंबा होना चाहिए एंड 4 हाथ हवन वेदी चौड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 4x4, 4 हाथ लंबी एंड 4 हाथ चौड़ी हवन वेदी होनी चाहिए। एंड शिष्य को मेधे रसायन का सेवन करना चाहिए। और एक श्लोक इसमें बताया गया है, न चैव अस्ति सूत्रम आयुर्वेदस्य पारम। इसका मतलब है आयुर्वेद का कोई पार नहीं है, ऐसा विमान 8 में कहा गया है। कृत्स्नो ही लोको बुद्धिमताचार्य शत्रुर्बाधित्याम, ये चरक विमान स्थान 8 में कहा गया है कि बुद्धिमान के लिए सारा जगत आचार्य है, अबुद्धिमान के लिए सारा जगत जो है शत्रु है। ठीक है, कृत्स्नो ही लोको बुद्धिमता आचार्य शत्रुश्च अबुद्धिमता, बस इतना श्लोक है। तद्वित संभाषा परिषद, तद्वित संभाषा किसमें होती है? जब सेम फील्ड के पर्सन्स जो होते हैं वो आपस में डिस्कशन कर रहे हो, उनका आपस में एक साथ संभाषा करना, दैट इज़ कॉल्ड तद्वित संभाषा। जैसे सारे डॉक्टर्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, सारे जो स्टूडेंट जो BMS स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर सारे इंजीनियर्स एक ही फील्ड के आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड तद्वित संभाषा। वैद्य को वैद्य के साथ संभाषा जो करता है दैट इज़ तद्वित संभाषा। एंड ज्ञान, बुद्धि, कुशलता, यश जो है तद्वित संभाषा से इन 8 गुणों की प्राप्ति होती है। जो संभाषा है वो 2 तरह में डिवाइडेड है, इसका जो डिवीज़न है 2 प्रकार की होती है संभाषा, संधाय संभाषा, विग्रह संभाषा। संधाय मतलब फ्रेंडली एंड विग्रह मतलब कि प्रतिलोम, जब हम दूसरों के अगेंस्ट बोलते हैं। देखिए, विग्रह संभाषा जो होती है उसमें जो परीक्षक है उसके 5 गुण होते हैं एंड 5 दोष होते हैं, जिसको हम जल्पक भी बोलते हैं, उसके 5 गुण एंड 5 दोष होते हैं। गुण क्या होते हैं? श्रुतम, विज्ञानम, धारणम, प्रतिमानम, वचन शक्ति। ठीक है, अच्छे से सुने, उसको अच्छा ज्ञान हो, और जो ज्ञान है उसको धारण करें। प्रतिमानम, वचन शक्ति भी अच्छी हो, प्रतिमानम अपनी बात को अच्छे से कह सके। और उसी प्रकार से उसके दोष क्या होते हैं? कोप, अधारणत्व, अवैशारदम, ठीक है, भीरु, अनवहितम, ये सारे इसके दोष होते हैं। मैं इसको डिटेल में बताती हूँ। कोप मतलब उसको जल्दी गुस्सा आ जाए, अधारणत्व जो भी नॉलेज है वो ज़्यादा देर तक धारण ना कर पाए, अवैशारदम मतलब कि उसमें कुशलता ना हो, अपनी बात को प्रेजेंटेशन कैसे देनी है वो उसको पता नहीं है, अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। भीरु यानी कि डरपोक हो। अनवहितत्वम मतलब कि उसका मन एक जगह ना टिके, संभाषा में उसका प्रॉपर कंसंट्रेशन फोकस ना हो, दैट इज़ दोष ऑफ जल्पक। जल्पक मतलब होता है जो वाद विवाद करने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, तो मैंने इसके आपके गुण जो है बता दिए थे, श्रुत, शास्त्रम, विज्ञानम, धारणत्वम, प्रतिभानम, वचन शक्ति, श्रेष्ठम। ठीक है, एंड जल्पांतर मतलब कि टाइमली टॉपिक्स जो चल रहे हैं उनको देख लेना, दैट इज़ जल्पांतर। जल्प का मतलब होता है कि डिस्कस करना, डिबेट करना। और उसके बाद है प्रावरांतरम परीक्षा। ठीक है, प्रावरांतरम परीक्षा मतलब कि पर आवर की परीक्षा हम में एंड ऑपोजिट पर्सन में होती है कि कौन श्रेष्ठ है। प्रावरांतरम परीक्षा मतलब कि हमारे और ऑपोजिट वाले पर्सन में जो परीक्षा होती है ये देखने के लिए कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। एंड इसके बाद आता है जल्पांतर परीक्षा एंड परिषद परीक्षा। ठीक है, जल्पांतर परीक्षा एंड परिषद परीक्षा में ऑडियंस इन्वॉल्व होती है। विपक्षी के भेद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑन गुणों के आधार पर विपक्षी के भेद 3 प्रकार के होते हैं। जो विपक्षी होता है वो श्रेष्ठ भी हो सकता है, प्रवर, प्रति अवर मतलब हीन भी हो सकता है, या सम भी हो सकता है।
परिषद जो है वो दो तरह की होती है, ज्ञानवती एंड मूढ़वती ऑडियंस जो है, ठीक है। एंड वो परिषद जो है वो 6 कारणों से ज्ञानवती होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये बताया है बस इसमें कि जो क्रोधित व्यक्ति होता है वो क्रोध में कुछ भी बोलता है, एंड जो कुशल व्यक्ति होता है उसको क्लेश पसंद नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको लास्ट में सारा रिवाइज कराऊंगी, थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट ये अध्याय में से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ध्यान से सुनिए। वाद मार्ग जो है 44 टाइप्स का होता है, ठीक है। वाद जो है वो 2 तरह का होता है, जल्प एंड वितंडा, ठीक है। वाद मर्यादा मतलब कि रूल्स ऑफ डिस्कशन। संशय प्रयोजन संभव ये तंत्र युक्ति भी है। ये अलग अलग 3 वर्ड्स हैं, संशय एंड प्रयोजन एंड संभव, ये तंत्र युक्ति भी है, ये वाद मार्ग भी है। अर्थ प्राप्ति जो है ये वाद मार्ग भी है, प्रमाण भी है, तंत्र युक्ति भी है। ये मैं आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के हिसाब से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो जो युक्ति प्रमाण वेद मार्ग में नहीं डाला है, ठीक है। जो वाद मार्ग में युक्ति प्रमाण ये दोनों को नहीं डाला है। वाद मार्ग में जो पहला वाद है उसका नाम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि लास्ट जो वाद मार्ग है, जो लास्ट वाद है उसका नाम है निग्रह स्थान, ठीक है। निग्रह स्थान मतलब कि प्राज्य की प्राप्ति। वाद का मतलब होता है डिबेट करना, वार्तालाप करना, एंड शास्त्र पूर्वकम विग्रह संभाषा। एंड वाद 2 तरह का होता है, जल्प एंड वितंडा। जल्प होता है कि अपने पक्ष को आश्रित करके बोलना, वितंडा होता है कि दूसरे के पक्ष में केवल दोष निकालना, अपना पक्ष नहीं रखना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है प्रतिज्ञा, जो वचन हमें सिद्ध करना है, दैट इज़ प्रतिज्ञा। स्थापना मतलब अपनी प्रतिज्ञा को स्थापित करना, एंड प्रार्थानुमान करवाना पंच अवयव वाक्य से, ठीक है। प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनय निगमन। प्रार्थानुमान का मतलब होता है कि दूसरे भी हमारे जैसे ही अनुमान लगाएं और हमारे जैसे ही सोचें, हमारे जैसे ही प्रतिज्ञा स्थापित करें, तो दैट इज़ प्रार्थानुमान, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो पंच अवयव वाक्य है, जैसे कि इसमें पंच अवयव कौन से हैं, प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनयन निगम, इनसे मतलब कि इन सब से प्रार्थानुमान करवाना, ठीक है। दूसरों के जैसे अपनी सोच को जो है दूसरों में भी सेम डेवलप करना, कि दूसरे भी हमारे जैसा ही अनुमान लगाएं एंड हमारी ही प्रतिज्ञा स्थापित हो, ठीक है। एंड मतलब कि लोगों को अपने पक्ष में करना, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। तो प्रतिज्ञा की स्थापना किससे हुई, पंचअव्यय वाक्य से। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, देखिए किसी भी वाक्य, हमने कोई लाइन बोली, उसको सिद्ध जो करना होता है दैट इज़ प्रतिज्ञा, एंड स्थापना मीन्स कि अपनी प्रतिज्ञा को स्थापित करना। अब उसको सिद्ध करने के लिए हम कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे दूसरे भी हमारे जैसा ही सोचें और दूसरे भी हमारे जैसा ही अनुमान लगाएं। जब हमारे जैसा अनुमान लगा लेंगे तब वो हमें हमारी बात को समझ पाएंगे, तो उस स्टेज को हम कहेंगे प्रार्था अनुमान, ठीक है। अब हमारे जैसा ही अनुमान लगाएंगे तो हमारी जो प्रतिज्ञा है वो ही स्थापित होगी, ठीक है। आई होप आपको कन्फ्यूजन अब नहीं होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा प्रतिज्ञा, हमने पढ़ा स्थापना, एंड हमने पढ़ा प्रार्था अनुमान, ठीक है। और प्रतिज्ञा की स्थापना पंच अव्यय वाक्य से होती है, पंच अव्यय वाक्य से हम प्रार्था अनुमान करवाते हैं सामने वाली पब्लिक को, ठीक है। प्रतिष्ठापना मतलब कि विपक्षी की प्रतिज्ञा के विपरीत प्रतिज्ञा स्थापित करना। हेतु जो होता है वो ज्ञान का साधन होता है। ये 4 प्रकार का कहा गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, एतीय, औपमेय। इसकी जो फर्स्ट चॉइस है, अगर आपको आता है कि क्वेश्चन में हेतु कितने प्रकार का है, तो आप बोलेंगे हेतु 3 प्रकार का है। जैसे कि यहाँ पे बताया 4 प्रकार का, प्रत्यक्ष, अनुमान, एतीय, औपमेय। लेकिन जो 3 प्रकार का है वो कौन सा है, प्रज्ञाप्रात और साथ में इंद्रिया संयोगन परिणाम, ठीक है। नेक्स्ट इज दृष्टांत, ऐसा उदाहरण जिसे मूर्ख विद्वान दोनों ही समझ पाएँ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड दृष्टांत। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इज कि उत्तर, हेतु के समान धर्म कहने पर विपरीत धर्म का कहना, ठीक है, वो होता है उत्तर, ठीक है। हेतु के समान जो धर्म हमने कहा है, निदान के समान जो हमने वाक्य बोला है, उसके विपरीत वाक्य को बोलना, दैट इज उत्तर। सिद्धांत है, इसके 4 भेद हैं। अब भेद देख लीजिए, सिद्धांत के 4 भेद हैं,
वाद के हमने 2 भेद पढ़े थे, जल्पन वितंडा। छल के 2 भेद हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है कि छल कितने प्रकार का है, कई एग्जाम्स में आ चुका है। अहेतु के 3 प्रकार हैं, हेतु के भी फर्स्ट चॉइस 3 प्रकार है, इसमें 4 प्रकार बताए हैं। कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, एकीय, औपमेय। और शब्द एंड हेतु दोनों के यहाँ पे 4-4 प्रकार बताए हैं। पुनरुक्त के 2 प्रकार बताए हैं। बाकी जिनके जितने अक्षर हैं उतने ही भेद हैं, ये याद रखिए। जैसे वाक्य दोष में व, क, य, दोष, जितने अक्षर हैं 5 अक्षर हैं तो 5 भेद हैं, ठीक है। आपने एंटायर जो जितने वाद है ना उसमें जितने अक्षर हैं उनके उतने ही भेद हैं, लेकिन थोड़ा सा जो एक्सेप्शनल है वो आप याद कर लीजिए। जैसे कि सिद्धांत में 4 भेद है, वैसे तो वाद में भी 2 शब्द हैं 2 भेद हैं, छल में 2 शब्द है 2 भेद हैं। शब्द एंड हेतु के 4-4 भेद हैं, अहेतु के 3 भेद हैं, पुनरुक्त के 2 भेद हैं। सिद्धांत क्या होता है? परीक्षा बहुविधम हेतु साधित्यम, मतलब कि मल्टीपल टाइम्स परीक्षा हेतुओं से सिद्ध करके जो सिद्धांत जो बनता है वह दैट इज सिद्धांत कहलाया जाता है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स हमने परीक्षा करी, हेतुओं से सिद्ध किया, तब जाके सिद्धांत बनता है। सिद्धांत 4 प्रकार का होता है, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण एंड अभ्युगम। सर्वतंत्र मतलब कि जो सभी तंत्रों में पाया जाता है, और प्रतितंत्र जो सभी में सर्वतंत्र मतलब कि जो सभी तंत्रों में पाया जाता है, जो सभी ने माना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे व्याधियाँ होती हैं ये सबने माना है, ठीक है। निदान होते हैं, पंच महाभूत है, ये सबने माना है। तो क्वेश्चन कैसे आया था कि जो पंच महाभूत है वो कौन सा तंत्र है? सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युगम, चारों ऑप्शंस रख दिए थे, तो आपका आंसर होगा सर्वतंत्र। अब चलिए नेक्स्ट प्रतितंत्र। प्रतितंत्र में क्या है कि प्रत्येक तंत्र का अपना अपना अलग अलग सिद्धांत होता है, ठीक है। जैसे कि धामार्गव मानते हैं कि 8 रस हैं, आचार्य चरक मानते हैं कि 6 रस हैं, तो सब में सभी सिद्धांतों ने अपना अलग अलग मत दिया है, दैट इज़ प्रतितंत्र। किसी संहिता में 3 दोष माने हैं, किसी में 5 दोष माने हैं, तो इस तरह से। अधिकरण सिद्धांत जो होता है वो है जो विषय चल रहा हो उसी में दूसरे अधिकरण की सिद्ध बात आ जाए, ठीक है। किसी विषय में किसी दूसरे अधिकरण की जो सिद्ध बात आ जाती है दैट इज़ कॉल्ड अधिकरण सिद्धांत। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको इससे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, मुक्त पुरुष शुभ अशुभ कार्य को नहीं करते क्योंकि वो निष्काम होते हैं। तो इससे सिद्धांत क्या होता है? मोक्ष का भी होता है, कर्म का फल है, या फिर पुनर्जन्म है, ठीक है। मतलब कि जो मैंने सेंटेंस बोला है कि मुक्त पुरुष जो है शुभ अशुभ कार्य नहीं करते क्योंकि वो निष्काम होते हैं, मोह माया से दूर होते हैं, तो इससे 3 चीज़ें सिद्ध और हो जाती हैं। मोक्ष की सिद्धि भी हो जाती है, कर्मों का फल भी है, पुनर्जन्म है, तो इस तरह से 3 वाक्यों की सिद्धि हो जाती है। तो किसी एक कहे गए वाक्य में बाकी सिद्धांतों की सिद्धि हो जाए दैट इज़ अधिकरण। एंड इसके बाद है कि सर्वतंत्र के लिए क्या बोला गया है कि संति निदानानि संति व्याधे संति सिद्ध उपाय साध्यमिति, ठीक है। संति 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 जहाँ पे यूज़ किया गया हो, संति निदानानि संति व्याधे संति सिद्ध उपाय एंड साध्यमिति। नेक्स्ट इसकी अभ्युगम। अभ्युगम मतलब कि अभ्य उपगम मतलब कि असिद्ध या अपरीक्षित बात को मान लिया जाए। जैसे कि द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे, गुण को प्रधान मानकर कोई बात कहेंगे, ठीक है, जो कि सिद्ध नहीं हुई है, जो परीक्षित जिसकी परीक्षा नहीं हुई है दैट इज़ अभ्युगम। एंड शब्द, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द 4 प्रकार के होते हैं, दृष्टात, अदृष्टात, सत्य, अनृत एंड 4 प्रकार के होते हैं, दृष्टात, अदृष्टात, सत्य, अनृत। अब दृष्टार्थ क्या होता है? जो देखा जा सकता है, जैसे कि 6 उपक्रम आचार्य चरक ने बताए हैं। दोष शमन के लिए हम 6 उपक्रमों का प्रयोग करते हैं, तो 6 उपक्रम देखे जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हेतु, 3 हेतु जो दोषों को कुपित करते हैं, तीनों हेतुओं को देखा जा सकता है। अदृष्टांत जो देखा नहीं जा सकता, जैसे कि पुनर्जन्म है, मोक्ष है, क्योंकि इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं, केवल शास्त्र विज्ञान के आधार पर ये सब कहा जाता है। सत्य मतलब कि जो यथार्थ है, जैसे कि आयुर्वेद का ज्ञान। अनृत मतलब कि जो झूठ है, असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं, ये झूठ है। जो हम पेशेंट को झूठी तसल्ली देते हैं, जी आपके रोग ठीक हो जाएंगे, हमें फ़ीस दीजिए, हमसे इलाज कराइए, तो ये सब अनृत में आ जाता है। असाध्य रोग ठीक नहीं होते, पेशेंट को साफ साफ कह देना चाहिए।
हाँ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं बट इट्स नॉट क्योरेबल, ये ठीक परमानेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो सादे रोग जो हैं वो ठीक नहीं होते हैं। अदृष्टार्थ में अस्ति प्रेत्यभाव अस्ति मोक्ष इति, ये अदृष्टार्थ के लिए प्रयोग किया गया है। तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए तो आपके एमसीक्यूज़ कभी भी गलत नहीं होंगे। आपको इस चैप्टर में जो भी कन्फ्यूजन होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं आपको उसी टाइम उस क्वेरी का कोशिश करूँगी कि आपका आंसर दूँगी, रिप्लाई करूँगी, उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। प्रत्यक्ष होता है जिसे इंद्रिय से ग्रहण किया जाए, ठीक है। आँखों से देखा जाए, कानों से सुना जाए, ये सब इंद्रियों से जिसे ग्रहण किया जाए। सुख दुख इच्छा द्वेष मन से प्रत्यक्ष, और रस शब्द स्पर्श ये जो हैं ये सब प्रत्यक्ष में ही आते हैं, ठीक है। जो आत्मा इंद्रिय मन से स्वयं जाना जाता है दैट इज प्रत्यक्ष। तदात्मा च इंद्रियश्च स्वयं उपलब्धते, ये प्रत्यक्ष के लिए श्लोक यूज़ किया गया है, तो ध्यान रखिए। तदात्मा च इंद्रियश्च स्वयं उपलब्धते, जो आत्मा इंद्रिय मन से स्वयं जाना जाता है। अनुमान, अनुमानो नाम तर्को युक्ति अपेक्षा, जो युक्ति की अपेक्षा करता है दैट इज़, ऐसा तर्क जो युक्ति की अपेक्षा करता है दैट इज़ अनुमान। एतीय मतलब कि आप्तोपदेश। उपमान मतलब उपमा देकर कंपैरिजन करके बात को समझाना, जैसे कि दंडहंसक में दंडे की तरह शरीर हो गया है, ठीक है। और ओप में मतलब कि किसी के सादृश, किसी के सिमिलर कह के जब बात को समझाया जाए, बताया जाए। संशय मतलब डाउट, ठीक है, कि विषयों को अनिश्चित रूप से ज्ञान होता है, विषयों से अनिश्चित रूप से ज्ञान होता है, इसमें संशय है। प्रयोजन मतलब कि जिसके लिए कार्यों का प्रारंभ किया जाए दैट इज़ प्रयोजन, कोई पर्पस जिसको पूरा करने के लिए कार्यों का प्रारंभ किया जाए। सत्य विचार, जब व्यक्ति किसी भी एक पॉइंट पर टिकता नहीं है, जैसे यह औषध उस रोग में लाभकारी हो या ना भी हो, कोई एक परमानेंट निश्चित बात नहीं बताता। हेत्वाभास, हेत्वाभास मतलब इसके 5 भेद होते हैं। हेतु का आभास होना, ऐसा लगना कि हेतु वो ही हेतु है लेकिन वो हेतु है नहीं, मतलब एक आभास होना कि ये हेतु ही है, यही कारण हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो कारण नहीं है, दैट इज़ हेतु आभास, ठीक है। एंड इसमें नेक्स्ट इज जिज्ञासा। जिज्ञासा नाम परीक्षा, मतलब कि जैसे भेषज परीक्षा उत्तर काल में कहेंगे, ठीक है। मतलब कि जिज्ञासा किसी जैसे किसी की परीक्षा करनी, उसको जानने के लिए, उसकी नॉलेज के लिए, उसकी नॉलेज को पाने के लिए, ठीक है। किसी भी औषध की जो परीक्षा हम करते हैं तो वो जिज्ञासा कहलाती है, ठीक है, कि औषध कैसे कार्य करती है, क्या कार्य करती है, क्या इंडिकेशंस, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, तो दैट इज़ जिज्ञासा। व्यवसाय, किसी वस्तु के निश्चित कारण को व्यवसाय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यह रोग जो है ये वातजन्य है, इसका निश्चित कारण वायु दोष है, दैट इज़ व्यवसाय। अर्थ प्राप्ति, एक अर्थ के कहने पर दूसरे अर्थ के ना कहने पर प्राप्ति, मतलब कि हमने कोई एक वाक्य कहा, उससे दूसरा वाक्य भी हमें अपने आप ही समझ आ गया। जैसे ये व्यक्ति दिन में भोजन नहीं करता, मतलब रात में करता है। एंड उक्त से अनुक्त अर्थ, जो नहीं कहा उसकी भी सिद्धि हो जानी, ठीक है। एंड अर्थ की प्राप्ति, जैसे कि ये मूर्ख है मतलब विद्वान नहीं है, ठीक है, ये अर्थ प्राप्ति हो जाता है। अब जब कोई बात माननी पड़े, ठीक है, जैसे कि मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता, मतलब मोटा है तो रात को खाता ही है, तो मतलब ये अर्थ प्राप्ति हो जाती है कि हमने एक वाक्य कहा, उससे दूसरा जो वाक्य नहीं कहा उसका भी मतलब समझ में आ गया। संभव मीन्स उत्पत्ति, जो जिससे उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे पंच महाभूत से आत्मा गर्भ का संभव, आत्मा और गर्भ का संभव है, ठीक है। व्याधि हित अहित सेवन आरोग्य का संभव है, ठीक है। तो पंच महाभूत से गर्भ की उत्पत्ति, आत्मा की उत्पत्ति का संभव हो सकता है। व्याधि उत्पन्न हो सकती है अहित सेवन से, हित सेवन से आरोग्य उत्पन्न हो सकता है, तो उत्पत्ति को संभव कहते हैं। नेक्स्ट इज अनुयोज्य। अनु मतलब कि बाद में, योज्य मतलब कि जोड़ा गया हो, जो बाद में जोड़ा गया हो, जो वाक्य दोषयुक्त हो। यह रोग संशोधन साध्य है, बाद में वमन साध्य कहा गया है उसे, ठीक है। पहले तो बोल दिया संशोधन साध्य है एंड बाद में उसको बोल दिया कि तो वमन साध्य है, मतलब कि जो वाक्य बाद में जोड़ा गया हो, दैट इज अनुयोज्य।
एंड अनुयोग, जब कोई किसी के कारण पूछता है, ठीक है। प्रतिज्ञा में हेतु को पूछना, ठीक है। और प्रत्यनुयोग, अनुयोग के बाद पुनः अनुयोग करना, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछना। वाक्य दोष, वाक्य दोष जो है वो न्यून भी होता है, जैसे कि न्यून, अधिक एंड अन्य कर्म, अनर्थ कम। तो वाक्य दोष 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले न्यून में आ जाता है कि वाक्य में कुछ कम हो, ठीक है। अधिक मतलब कि कुछ अधिक हो वाक्य में, ठीक है। जैसे कि बार बार कोई वाक्य रिपीट करना। अनर्थ का कर्म मतलब कि जो वाक्य मीनिंगलेस हो, ठीक है। अपार्थक मतलब कि जिसमें शब्द अर्थ युक्त हो, ठीक है। और परस्पर का भी आपस में, मतलब जिसमें शब्द जो हैं अर्थयुक्त तो हैं पर परस्पर किसी का भी आपस में जो संबंध है वो नहीं बनता है, ठीक है। शब्द को अलग अलग देखें तो अर्थयुक्त है, लेकिन अगर उनको आपस में मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं वो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता है, दैट इज़ अपार्थक, ठीक है। अर्थयुक्त ना हो जब वाक्य। विरुद्ध के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट इज विरुद्ध, जो वाक्य दृष्टांत सिद्धांत समय के विपरीत हो, दैट इज विरुद्ध। विरुद्ध में दृष्टांत सिद्धांत समय, ये 3 भेद होते हैं, ठीक है। एंड जो वाक्य इन तीनों के विपरीत हो, दैट इज विरुद्ध। नेक्स्ट इज समय। समय 3 प्रकार का होता है, आयुर्वेदिक समय, याज्ञिक समय एंड मोक्ष शास्त्रिक समय। नेक्स्ट इज वाक्य प्रशंसा, दोष युक्त ना हो उस वाक्य को प्रशंसा होती है। ऑब्वियसली जिस वाक्य में कोई दोष नहीं होता उसकी प्रशंसा होगी, ठीक है। वाक्य की प्रशंसा करने के लिए उसमें 6 गुण होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज छल। छल के 2 भेद होते हैं, अनर्थक वाकजाल मात्र, ठगने जैसी बातें जो कही जाती हैं, दैट इज छल। एंड इसके बाद है वाकछल में क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी वैद्य को कहते हैं कि यह वैद्य नवतंत्र है, मतलब कि नया पढ़ा हुआ है, तो वैद्य कहता है कि मैं एक ही शास्त्र का विद्वान हूँ, ठीक है, दैट इज़ वाकछल। कुछ भी कह के एक दूसरे को ठगने की कोशिश करना। सामान्य छल मतलब कि रोग औषध से शांत होते हैं, तो दूसरा वैद्य कहता है कि सत्वात्मक रोग सत्वात्मक औषध से शांत होते हैं। और इसके बाद है आप मतलब कि इस तरह से समझ सकते हैं, जो छल होता है उसका मतलब कि अपने तर्क से नूतन अर्थ निकालना, दूसरे के वचनों को काटना, कि कुछ भी नया अर्थ निकाल देना। बस हमने दूसरे के वचनों को काटना है कि उसका जो सत्य है उसको असत्य प्रूफ करना है, चाहे उसके लिए हमें झूठ बोलना पड़े, अनर्थक बातें करनी पड़े, दैट इज़ छल, ठीक है। तो वाक छल मैंने आपको बता दिया, सामान्य छल मैंने आपको बता दिया। एंड इसके बाद एक और आता है उपचार छल, ठीक है। छल के आप 2 ही भेद मानेंगे, ठीक है, वाक छल, सामान्य छल। एंड नेक्स्ट इज के अहेतु। अहेतु 3 प्रकार का होता है, प्रकरण सम, संशय सम एंड वर्ण सम। अतीत काल, जिससे पहले कहना चाहिए यदि उसे बाद में कहा जाए, दैट इज अतीत काल। एंड नेक्स्ट इज उप अलम्ब, हेतु में दोषों को दिखाना या कहना, ठीक है। हेतु और दोष वचनम, जो निदान है उसमें दोषों को दिखाना है कहना, दैट इज उप अलम्ब। परिहार मतलब कि उसी दोष वचनम का निरकरण करना, ठीक है। जो वचन जो हमने हेतु में या निदान में दोषों को दिखाया या कहा, दैट इज उपलम्ब, और जो दोष को दिखाया या कहा उसका निरकरण करना, नाम मानना, दैट इज परिहार। प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञा का प्रारस्थ होने पर त्यागना, ठीक है। प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञा में जैसे कि प्रतिज्ञा किसी ने नहीं मानी है, हम परास्त हो गए हैं, हार गए हैं, तो हमने उस प्रतिज्ञा को ही त्याग दिया, दैट इज़ प्रतिज्ञा हानि। अभ्यनुगा, जो लाभकारी है, ठीक है, जो इष्ट है, इसके और ऑपोजिट तो अनिष्ट होगा, ठीक है। जो विपक्षी का दोष होता है वो इष्ट है, दोनों को स्वीकार करना जो है अभ्यनुज्ञा है, ठीक है। अभ्यनुज्ञा का आप मतलब कि इन शॉर्ट आप याद कर लीजिए, जो इष्ट और अनिष्ट दोनों को स्वीकार करना, ठीक है। विपक्षी का दोष जो है इष्ट है, एंड ठीक है, इष्ट अनिष्ट दोनों को स्वीकार करना। हेतवांतर का मतलब होता है विकृत हेतु को कहना। अर्थांतर का मतलब होता है जो विषय कहने थे उसकी जगह दूसरे विषय को कह देना। निग्रह स्थान मतलब कि प्राज्य को प्राप्त करना।
ये लास्ट तंत्र युक्ति थी। ज्ञानवती प्रजा में 3 बार कहने पर भी वाक्य के अर्थ को ना जानना, ठीक है। ज्ञानवती प्रजा में 3 बार कहने पर भी एक वाक्य को, फिर भी उसके वाक्य को अर्थ को ना जानना, दैट इज निग्रह स्थान, राज्य की प्राप्ति करनी। एंड देखिए, निग्रह स्थान का मतलब ही है राज्य को प्राप्त करना। तो निग्रह स्थान जो है 15 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपकी फर्स्ट चॉइस जो है वो 3 प्रकार की लगेगी। वैसे जो 15 प्रकार के निग्रह स्थान होते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि प्रतिज्ञा हानि होनी, अभ्युष्टा, कालातीत वचन, अहेतु, न्यून, अधिक, व्यर्थ, जो है पुनरुक्त वाक्य कहने, और विरुद्ध, हेत्वांतर, अर्थांतर, जो भी हमने पढ़े ये सब निग्रह स्थान में आते हैं, ठीक है। एंड दूसरे का पक्ष का खंडन ना करना, दैट इज अप्रतिपत्ति। निग्रह स्थान के न्याय दर्शन में 22 भेद भी बताए हैं, ठीक है। एंड 22 भेद में अगर हम 5 हेत्वाभास भी ऐड कर दें तो इसके 26 भेद हो जाते हैं। तो 15 भेद, 22 भेद, 26 भेद और 3 भेद, ये सब बताए हैं, बट आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी 3 भेद, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग था, और चलिए फिर से एक बार रिवीजन करा देती हूँ फटाफट, क्योंकि कैसा भी चैप्टर हो पढ़ना तो ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से कई क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। रोग विषय द्वितीय अध्याय में इसमें शास्त्र के बारे में बताया है, शास्त्र की परीक्षा के बारे में बताया है। शास्त्र के गुण कितने होते हैं? 18। उसमें से जैसे पुनरुक्त दोष ना हो, सूत्र भाष्य संग्रह सुप्रणीत हो, जैसे कि चरक संहिता में इसका एग्जाम्पल है। एंड पुष्कला विधान मतलब डिटेल में समझाया हो। त्रिविध शिष्य बुद्धि मतलब कि ईजी टू रीड एंड अर्थ बहुल्यम हो, आप्तजन से पूजित हो, लक्षणवत उदाहरणवत हो, अनवपतित शब्द ना हो, जिसमें कि अनवपतित शब्द हो, जिसमें मतलब कि जो लेमन शब्द हैं ग्राम्य भाषा प्रयोग ना की गई हो, और शास्त्र अभिगम हेतवा नाम श्रेष्ठम, ये आचार्य को बोला गया है। चरक सूत्र 25 में आचार्य की परीक्षा के लिए बताया गया है कि शास्त्र के मर्मों से जो अच्छी प्रकार से परिचित हो, पर्यवदात श्रुतम, एंड परिदृष्ट कर्मणा नाम मतलब कि जिसने चिकित्सा के कर्म को अच्छे से देखा हो, शुचि हो, उपक्रमवत हो, सभी इंस्ट्रूमेंट्स से युक्त हो, एंड प्रकृतिज्ञ हो, जो स्वभाव को जानने वाला हो, प्रतिपतिज्ञ, कर्तव्य को जानने वाला हो, एंड अनुपस्कृत विद्या, जो अविकृत विद्या वाला हो, क्लेश सहनम, शिष्य वात्सल्य एंड ज्ञापन समर्थ हो, इजी वे में अपने टॉपिक को समझाने लायक हो, ठीक है। ऐसे आचार्य को ऋतुकालीन मेघ से कंपेयर किया गया है, जो जुटे हुए खेत में उसको अन्न से संपन्न कर देता है, वो वैसे ही शीघ्र ही गुणों से संपन्न कर देता है शिष्य को पढ़ाकर। शास्त्र ज्ञान का साधन 3 प्रकार से होता है: अध्ययन, अध्यापन, तद्वित संभाषा, ठीक है। जो अध्यापन है शुक्ल पक्ष में करना चाहिए, उत्तरायण में करना चाहिए, और संध्या के समय नहीं करना चाहिए, तो इस तरह से बताया है। जो शिष्य है उसके वस्त्र कषाय वर्ण के, एंड व्रणी पुरुष के वस्त्र श्वेत वस्त्र होने चाहिए। एंड उसके बाद उपनयन संस्कार के बारे में बताया है। जो हवन सामग्री है वो शिष्य लाता है, शिष्य को मेदे रसायन का प्रयोग करना चाहिए। हवन वेदी 4x4 4 हाथ लंबी चौड़ी होनी चाहिए। एंड ना चैव अस्ति सूत्रम आयुर्वेदस्यम पारम, ठीक है। आयुर्वेद का कोई पार नहीं है। और इसके बाद बताया है कि जो जल्पक है, वाद विवाद करने वाले व्यक्ति को जल्पक बोलते हैं। इसके जो गुण होते हैं, गुण जो है देखिए, इसके बाद इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कृत्स्नो ही लोको बुद्धि मत आचार्य श्रुतुम शत्रु अबुद्धिमताम, ठीक है। बुद्धिमान के लिए सारा जगत जो है आचार्य है, अबुद्धिमान के लिए शत्रु है। तद्वित संभाषा मतलब कि सेम फील्ड के पर्सन के साथ संभाषा करना। वैद्य को वैद्य के साथ संभाषा करना तद्वित संभाषा कहते हैं। इससे ज्ञान की वृद्धि होती है, कुशलता, यश, इन सब की 8 गुणों की प्राप्ति होती है। संभाषा 2 तरह की होती है, संधाय एंड विग्रह संभाषा। विग्रह संभाषा प्रतिलोम होती है, संधाय फ्रेंडली संभाषा होती है। विग्रह संभाषा में जो जल्पक है उसके 5 गुण 5 दोष होते हैं। गुण कौन से होते हैं? श्रुतम, विज्ञानम, धारणम, प्रतिभानम, वचन शक्ति, अच्छे से सुन सके, ज्ञान ले सके, विज्ञानी हो, धारण कर सके ज्ञान को। प्रतिभानम मतलब कि अपनी प्रतिभा को दिखा सके, प्रेजेंटेशन को अच्छे से टॉपिक को प्रेजेंट कर सके, एंड वचन शक्ति उसकी अच्छी हो। दोष क्या होते हैं? कोप, अधारणत्वम, वैशार्दम मतलब कि कुशलता नहीं होती, भीरु होता है। अनवहित्वम मतलब कि उसका मन एक जगह नहीं टिकता, ठीक है। तो जल्पांतर मतलब कि टाइमली टॉपिक्स जो चल रहे हैं उनको देख लेना। एंड जल्प मतलब कि डिस्कस करना, डिबेट करना।
एंड प्रावरांतरम परीक्षा मतलब कि पर आवर की परीक्षा करना कि हम में एंड ऑपोजिट पर्सन में कौन श्रेष्ठ है। ठीक है, जो प्रावरांतरम परीक्षा होती है वो दो तरह से होती है, जल्पांतर परीक्षा से एंड परिषद परीक्षा से, मतलब जिसमें ऑडियंस इन्वॉल्व होती है परिषद परीक्षा में। ठीक है, एंड विपक्षी के जो भेद होते हैं वो है, विपक्षी श्रेष्ठ भी हो सकता है, प्रवर हो सकता है, प्रति अवर मतलब हीन हो सकता है, या सम हो सकता है, ये बेस्ड ऑन गुण। एंड ऑडियंस जो होती है ज्ञानवती भी होती है परिषद, एंड मूढ़वती भी होती है। एंड नेक्स्ट इसके जो वाद हैं, वाद 44 प्रकार के हैं, वाद मार्ग 44 प्रकार के हैं, एंड वाद 2 प्रकार के हैं, जल्प एंड वितंडा। ठीक है, वाद की मर्यादा मतलब कि रूल्स ऑफ डिस्कशन, संशय प्रयोजन एंड संभव्य तंत्र युक्तियाँ भी है, वाद मार्ग भी है। अर्थ प्राप्ति वाद मार्ग है, प्रमाण है, तंत्र युक्ति है। युक्ति एंड प्रमाण वाद मार्ग में नहीं रखे गए हैं। वाद मार्ग में जो पहला वाद है और आखिरी वाद है उसके नाम याद रख सकते हैं अब, जैसे कि आखिरी वाद है निग्रह स्थान पराजय प्राप्ति, जिसका मतलब होता है वाद का मतलब कि वार्तालाप करना, डिबेट करना। ठीक है, एंड इसके बाद है कि जो वाद के अंतर्गत आता है दैट इज जल्प एंड वितंडा। जल्प होता है कि अपने पक्ष को आश्रित रख के बोलता है, वितंडा जो दूसरे के पक्ष में केवल दोष निकालता है, अपना पक्ष नहीं रखता। प्रतिज्ञा मतलब कि अपने वचन को सिद्ध करना है, स्थापना मतलब अपनी प्रतिज्ञा को स्थापित करना। अपनी प्रतिज्ञा को स्थापित करने के लिए पहले प्रार्थानुमान करवाना चाहिए, जैसे कि पंचव्य वाक्यों से। पंचव्य वाक्य कौन से होते हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनयन, निगमन। इन पंचव्य वाक्यों से प्रार्थानुमान दूसरे को हमारे जैसा ही अनुमान करवाना चाहिए ताकि वो हमारी प्रतिज्ञा को मान सके, उसको स्थापित कर सके। एंड प्रतिज्ञा की स्थापना पंचव्य वाक्य से होती है। ठीक है, एंड प्रतिष्ठापना मतलब विपक्षी की प्रतिज्ञा के विपरीत अपनी प्रतिज्ञा स्थापित करना। हेतु जो होता है वो ज्ञान का साधन होता है। हेतु 4 प्रकार का यहाँ बताया है, लेकिन आपकी जो फर्स्ट चॉइस लगेगी वो 3 प्रकार की ही होगी। ठीक है, तो हेतु जो है 4 प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमान, एहित्य एंड उपमेय। 3 प्रकार का जो हेतु जिसकी फर्स्ट चॉइस लगेगी दैट इज प्रज्ञाप्राप्त, असात्म्य, इंद्रिया संयोगन, परिणाम। दृष्टांत मतलब कि जैसे उदाहरण, ऐसा उदाहरण जिससे विद्वान और मूर्ख दोनों को ही समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर, हेतु के समान धर्म कहने पर विपरीत धर्म का कहना। ठीक है, और मतलब कि ऑपोजिट आंसर देना। सिद्धांत के 4 भेद होते हैं, वाद के 2 भेद होते हैं, छल के भी 2 भेद होते हैं, हेतु एंड शब्द के 4 भेद हैं, पुनरुक्त के 2 भेद हैं, अहेतु के 3 भेद हैं। बाकी जितने भी तंत्रयुक्तियाँ हैं उसमें जितने भी शब्द हैं उनके उतने ही भेद होंगे। जैसे कि वाक्य दोष में 5 अक्षर हैं तो 5 भेद हैं। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत होता है परीक्षा बहुविधम हेतु साधित्य, मल्टीपल टाइम्स परीक्षा करके हेतुओं को सिद्ध करके जो बनता है उसे सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत 4 प्रकार का होता है, प्रतितंत्र, सर्वतंत्र, अधिकरण एंड अभ्युगम। प्रतितंत्र मतलब कि प्रत्येक तंत्र का सर्वतंत्र मतलब कि जो सभी तंत्रों ने माना हो, सभी ने जैसे माना हो, जैसे कि व्याधियाँ होती हैं, संति निदान होते हैं, पंचमहाभूत होते हैं, तो पंचमहाभूत कौन सा सिद्धांत हुआ? सर्वतंत्र। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। प्रतितंत्र मतलब कि प्रत्येक तंत्र का अपना अपना सिद्धांत होता है। जैसे दामार्गव ने 8 रस बोले हैं, आचार्य चरक ने 6 रस बोले हैं। किसी संहिता में 2 दोष हैं, किसी संहिता ने 5 दोष माने हैं। अधिकरण का सिद्धांत जैसे कि जो विषय चल रहा हो उसी में दूसरे अधिकरण की सिद्ध बात आ जाए। जैसे कि बोला विषय ये चल रहा हो कि मुक्त पुरुष शुभ कर्म को नहीं करता क्योंकि वह निष्काम होता है, तो इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि मोक्ष होता है, कर्म का फल होता है, पुनर्जन्म होता है। सर्वतंत्र के लिए श्लोक यूज किया गया है, संति निदानानि संति व्याधि संति सिद्धोपाय साध्यमिति। अभ्युपगम मतलब कि जो असिद्ध हो, अपरीक्षित हो, कि किसी भी बात को मान लिया जाए। जैसे कि द्रव्य को प्रधान मानकर कोई बात कह दी, गुण को प्रधान मानकर कोई बात कह दी। ठीक है, जो अपरीक्षित होता है वो और असिद्ध होता है दैट इज अभ्युगम सिद्धांत। शब्द क्या है? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। दृष्टांत जिसे देखा जा सके, जैसे कि 6 उपक्रम जो दोष को प्रशमन करते हैं, या 3 हेतु जो दोष को प्रकोपित करते हैं। अदृष्टांत जो देखी नहीं जा सके, जैसे कि पुनर्जन्म, मोक्ष है, क्योंकि ये इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं केवल शास्त्र विज्ञान के आधार पर कहा जाता है। और दृष्टांत, अदृष्टांत, सत्य मतलब कि यथार्थ, जैसे कि आयुर्वेद ज्ञान, अनृत मतलब कि झूठ, असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, एंड प्रत्यक्ष जिसे इंद्रियों से ग्रहण किया जाए। ठीक है, सुख दुख इच्छा द्वेष ये मन के प्रत्यक्ष हैं।
तो मतलब कि इंद्रियों से तदात्मा च इंद्रियाश्च स्वयं उपलब्धते, मतलब जो आत्मा इंद्रिय मन से स्वयं जाना जाता है, दैट इज प्रत्यक्ष। अनुमान, अनुमानो नाम तर्को युक्ति अपेक्षा, जो युक्ति की अपेक्षा करता है ऐसे तर्क को अनुमान कहते हैं। एतीय मतलब कि आप्तोपदेश, उपमान मतलब उपमा देकर अपनी बात को समझाना, कंपैरिजन करके बात को समझाना, जबकि औपमेय मतलब होता है कि किसी के सादृश सिमिलर, किसी के सिमिलर एग्जाम्पल देके जब अपनी बात को समझाया जाए। संशय मतलब कि जो डाउट होता है। प्रयोजन मतलब कि जिसके लिए कार्य का प्रारंभ किया जाता है। सत्य अभिचार मतलब जब व्यक्ति किसी एक पॉइंट पर टिकता नहीं है, वो कहता है कि ये इस औषध से ये रोग ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो एक बात पे ना टिकना। हेतुवाभास मतलब कि हेतुवाभास के वैसे 5 भेद होते हैं, ठीक है। हेतु का आभास होना, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो हेतु नहीं होता है, सिर्फ आभास होता है। जिज्ञासा मतलब कि जिज्ञासा नाम परीक्षा, किसी की परीक्षा करनी, उसको जानने के लिए, दैट इज जिज्ञासा। व्यवसाय मतलब कि किसी वस्तु के निश्चित कारण को व्यवसाय कहते हैं, जैसे यह रोगवादजन्य है। अर्थ प्राप्ति मतलब कि एक अर्थ हमने कह दिया, लेकिन एक अर्थ का जो हमने कहा उससे हमें और भी बातें समझ में आ गई। जैसे ये व्यक्ति दिन में खाना नहीं खाता तो मतलब रात को खाता है। ये मूर्ख है मतलब कि ये विद्वान नहीं है, तो इस तरह से। नेक्स्ट है इसकी संभव। संभव का मतलब होता है कि उत्पत्ति की, जैसे कि पंच महाभूत से आत्मा और गर्भ का संभव है। व्याधि अहित अहित सेवन से व्याधि और आरोग्य का संभव है, इस तरह से। अनुयोज्य मतलब कि जो वाक्य जोड़ दिया जाए, बाद में जो वाक्य जोड़ दिया गया हो। अनु मतलब बाद में, एंड योग्य मतलब जोड़ा गया हो। जो वाक्य दोषयुक्त हो, यह रोग संशोधन साध्य है, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन बाद में ये भी जोड़ दिया कि संशोधन में यह रोग वमन साध्य है। अनुयोग जब कोई किसी से कारण पूछता है, ठीक है, दैट इज अनुयोग। अनुयोज्य मतलब कि वाक्य दोष, एंड अनुयोग मतलब कि जो जब कोई किसी से कारण पूछता है, जैसे कि प्रतिज्ञा में हेतु को पूछना। एंड प्रत्यय अनुयोग मतलब कि अनुयोग के बाद पुनः अनुयोग करना, क्वेश्चन के बाद पुनः क्वेश्चन करना। वाक्य दोष 3 तरह का होता है। न्यून जब वाक्य कम हो, अधिक मतलब रिपीटेडली एक ही वाक्य बोला गया हो, एंड अनर्थकरम जो मीनिंगलेस वाक्य होता है। अपार्थक मतलब कि शब्द जो इंडिविजुअल अलग अलग शब्द का तो मीनिंग होता है, लेकिन अगर उनको जोड़कर एक वाक्य बना दिया जाए तो वो मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है। विरुद्ध के 3 भेद होते हैं, दृष्टांत, सिद्धांत और समय। जो इन तीनों के विरुद्ध हो, जो वाक्य इन तीनों के विपरीत हो, दैट इज विरुद्ध। समय आयुर्वेदिक समय, याज्ञिक समय, मोक्ष शास्त्रिक समय होता है। वाक्य प्रशंसा मतलब कि जो दोष वाक्य युक्त जो वाक्य दोष युक्त ना हो, दैट इज उस वाक्य की प्रशंसा की जाती है, ठीक है। जो वाक्य 6 गुणों से युक्त हो, दोष युक्त ना हो, उसे वाक्य प्रशंसा कहते हैं। छल के जो भेद हैं 2 हैं, वाक छल, सामान्य छल, ठीक है। वाक छल मतलब कि हम कहते हैं किसी वैद्य को, यह नवतंत्र है, नया पढ़ा हुआ है, तो वैद्य कहता है मैं एक ही शास्त्र का ज्ञाता हूँ। और सामान्य छल मतलब कि ये जैसे रोग जो है औषध से शांत हो जाती है, तो दूसरा वैद्य कहता है कि सत्वात्मक रोग सत्वात्मक औषध से शांत होती है। मतलब कि दूसरे की बात को झुठलाने के लिए, काटने के लिए कोई भी छल करना, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देना। एंड नेक्स्ट इसकी जो, वैसे तो छल के देखिए 2 भेद होते हैं, वाक छल, सामान्य छल, लेकिन न्याय दर्शन में 3 भेद बताए हैं, वाक छल और सामान्य छल और उपचार छल। अहेतु के 3 भेद होते हैं, प्रकरण सम, संशय सम, वर्ण सम। अतीत काल मतलब कि जो पहले कहनी चाहिए थी बात, वो बाद में कही जाए। उपालम मतलब कि हेतु में दोषों को दिखाना या कहना। हेतुर दोष वचनम, दैट इज उपालम। परिहार मतलब कि उसी दोष वचन का निराकरण करना। प्रतिज्ञा हानि मतलब कि प्रतिज्ञा का परास्त होना और फिर उसके बाद उस प्रतिज्ञा का त्याग देना। अभ्यनुगा मतलब कि जो लाभकारी है, जो इष्ट है, एंड जो अनिष्ट है, दोनों को स्वीकार करना अभ्यानुज्ञा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज हेतुआंतर। विकृत हेतु को कहना, दैट इज हेतुआंतर। अर्थांतर मतलब कि जो विषय कहने थे उसकी जगह दूसरा विषय कह दिया, ठीक है। विकृत हेतु कहना हेतुआंतर, विकृत विषय कहना अर्थांतर। निग्रह स्थान मतलब कि प्राज्य को प्राप्त करना, ठीक है। ज्ञानवती जो प्रजा में 3 बार कहने पर भी वाक्य के अर्थ को ना जानना, दैट इज निग्रह स्थान। तो निग्रह स्थान 15 प्रकार के 22 होते हैं, और फर्स्ट चॉइस आपकी 3 प्रकार की लगेगी। न्याय दर्शन में 22 प्रकार के होते हैं, और 22 प्रकार में अगर हम 5 हेतुवाभास भी जोड़ दें तो 26 प्रकार के भी होते हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस आपकी 3 प्रकार की लगेगी। तो ये था दोस्तों चैप्टर नंबर
8 विमान स्थान, ठीक है। विमान स्थान का चैप्टर नंबर 8 आज हमने कंप्लीट किया है। और रोग विषयक द्वितीयम अध्याय, जिसमें शास्त्र का संभाषण सबका बताया गया है। रोग विषयक द्वितीयम अध्याय। दोस्तों आज हमारा विमान स्थान कंप्लीट होता है एंड आप हमारे चैप्टर्स को लगातार सुनते रहिए, एपिसोड्स को सुनते रहिए, क्योंकि जो आज का ही फॉर एग्जांपल चैप्टर है विमान स्थान 8 रोग विषयक द्वितीयम अध्याय, इसको हमने कुछ मिनटों में कंप्लीट किया है। जबकि अगर इसको आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको पूरा दिन लग जाएगा। ऑलरेडी मैंने इसको पूरा दिन लगा कर इसके नोट्स प्रिपेयर करके फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पर लेक्चर्स बनाए हैं एंड आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ, ताकि आपका टाइम सेव हो। एक भी पॉइंट इसमें नहीं छोड़ा है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने। फुल इन्फॉर्मेशन इन मिनिमम टाइम सेविंग लेक्चर्स होते हैं हमारे, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है हमारी। आप चाहे तो बुक खोल लीजिए साथ में एंड हमारे लेक्चर सुनते रहिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमने किस तरह से कहाँ से नोट्स बनाए हैं। इवन विमर्श में से भी हमने एक लाइन ली है, कोई भी लाइन नहीं छोड़ी है। तो दोस्तों हमारे लेक्चर्स सुनते रहिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चरक शारीर स्थान, तो वो भी उसको भी 2-3 दिन में या 3-4 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक इतने टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगा एंड आई होप आपको ये लेक्चर जो है यूज़फुल लगा हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे एपिसोड्स की, लेक्चर्स की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे। हम लोग बीएमएस का फुल सिलेबस कवर करने वाले हैं, एक सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, ठीक है, एंड सभी संहिताओं को कवर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए एंड आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स का, डॉक्टर्स का हमें प्यार मिल रहा है एंड आप भी कर दीजिए। एंड दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए चरक वॉल्यूम 1 पर एमसीक्यू पीडीएफ, जिसमें हमने शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान और विमान स्थान, निदान स्थान, सूत्र स्थान, इन 5 स्थानों में से एक लाइन में से, एक चैप्टर में से क्वेश्चंस को सेपरेट करके एक पीडीएफ बनाया है एमसीक्यूज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। अगर आपको वो चाहिए, हम 200 रुपीज़ में दे रहे हैं। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको हम आपके ईमेल आईडी पर 200 रुपये में दे देंगे। थैंक यू सो मच।